देखिए, मैं किसी एक सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा करना चाहता हूं जी। पर यह सवाल जो आपने पूछा है इसका संजीदगी से जवाब देना है, क्योंकि यहाँ बहुत से युवा लोग बैठे हैं। संवैधानिक रूप पर आजादी 1947 में मिली और आज भी है। धारा 19 आपको वाक स्वतंत्रता, आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देती है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। पर हकीकत में उसमें किस तरह से तब्दीली आती है और गैर सरकारी तंत्र उसको किस तरह से बदलते हैं, अगर इसका विश्लेषण लगातार नहीं होता रहता है तो आजादी के रहते हुए भी आजादी का अभाव हो जाता है, और इसको समझना जरूरी है। एक 11 साल की लड़की झारखंड में मर गई क्योंकि 8 दिन से उसने खाना नहीं खाया था, और ये कहते हुए मर गई, भात भात भात। उसको आप आजादी दीजिए। एक तरफ तो जो आपने प्रभा जी कहा, गरीबी है, इलिटरेसी, असाक्षरता है, कुपोषण है, जो कि अब तक है और नहीं गया है, तो उन लोग के पास कितनी आजादी है, वो नागरिक हैं कि नहीं है, कब बनेंगे, कब ताकत उनमें आएगी कि वो सवाल पूछ सके, सत्ता से पूछ सके। एक तो ये स्तर है। दूसरी ओर जैसे अभी आशुतोष जी ने कहा, और ये बड़ा, इट्स अ वेरी सीरियस क्वेश्चन, अगर आपको असहमति प्रकट करने में डर लगे या धमकी मिले या आप पर कोई प्रभाव ऐसा डाले कि आप खुल करके अपनी बात न कह सके, तो आप समझिए कि आपकी आजादी अभी पूरी नहीं है या खत्म होने जा रही है। इस बात को समझिए। आखिरकार डबोलकर, पंसारे, कुलबुर्गी, गौरी लंकेश, उनकी एक सोच थी। वो नहीं मरे, वो सोच मरी। क्यों? किसी ने ऐसा सोचा कि जो तरीका है असहमति को पाटने का, वो शास्त्रार्थ नहीं। आज ही मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया में लेख है और उसमें मैंने उसका जिक्र किया कि हिंदू परंपरा के हिसाब से अगर लोगों में किसी बात पर मतभेद हो तो शास्त्रार्थ होता था। शंकराचार्य केरला से लेके केदारनाथ में जाकर समाधि ली उन्होंने 32 साल की उम्र में। जिंदगी भर शास्त्रार्थ करते रहे, पर उन्होंने किसी से ये नहीं कहा कि तुम मुझसे असहमत हो तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। पर डबोलकर, पंसारे, कुलबुर्गी, गौरी लंकेश का जवाब कौन देगा आज? ये हम सबको पूछना है। उसके साथ एक सोच मरी। अगर एक फिल्म बनती है, उसका नाम है मार्सेल, और आप उसकी आलोचना को सह नहीं सकते, गलत है। अगर एक कार्टूनिस्ट है, उसका नाम है बाला, मैं एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी जो सत्ता में हो, वो एक कार्टून बनाता है, आप उसको छपने नहीं देते। अगर एक फिल्म बन रही है, आप मत देखिए, पर आप तोड़ फोड़ पर, धमकी पर, मुझको आज सुबह इस लेख के बाद 4 टेलीफोन कॉल आए जान की धमकी देते हुए और गाली गलौच वाले। ये कौन कर रहा है? तो आजादी का कोई एब्सोल्यूट डेफिनेशन तो है नहीं प्रसून जी, और आप तो पत्रकारिता से जुड़े हैं। कथावाचक कहते हैं कि पत्रकारों पर भी बहुत दबाव है। बोल कि लब आजाद है तेरे, सादिक हूं अपनी कौल का, गालिब खुदा गवाह, कहता हूं सच की झूठ की आदत नहीं मुझे। तो मैं इन सवालों को आपके सामने रखता हूं, और चुन चुन करके अगर पत्रकारिता में उन जर्नलिस्ट पर दबाव डाला जाए या जो
मालिकाना लोग हैं उन पर दबाव डाला जाए कि क्योंकि ये कभी कभार आलोचना करते हैं और तीखी करते हैं तो इनको या तो दरकिनार किया जाए या निकाला जाए। मैं समझता हूं ये आजादी में हस्तक्षेप है और गलत है। क्या मौजूदा वक्त में ऐसी स्थिति आ गई है कि वो लोग कानून बन गए हैं जिन लोगों की आवाज कानून के दायरे में रहनी चाहिए थी, उनको लीगलाइज कर दिया गया है, वो तबका कुछ भी बोलने की स्थिति में आ गया है? क्योंकि ये सवाल जब हमने बीजेपी अध्यक्ष से भी पूछा था एक वक्त में कि साक्षी महाराज एक वक्त कुछ कह रहे थे, कोई इस तरह से बहुत लोग कुछ कुछ कह रहे थे, तो हमने कहा आप चुप क्यों नहीं कराते हैं उन्हें? तो क्या इस दौर में जो हम इंस्टीट्यूशन का जिक्र बार बार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक एजुकेशन होती है, समझ होती है, एक समाज बनता है, विकसित होता है, उसके बाद एक समझ डेवलप हो जाती है। एयरपोर्ट पे सिगरेट पीने जाइए, वहां आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कि हानिकारक है, वो मान लिया गया कि लोग समझते होंगे, दूसरी जगह लिखा हुआ मिल जाएगा आपको सड़क पे, एक माना गया कि स्थिति ऐसी है। क्या वाकई पॉलिटिक्स की जरूरत है वैसी स्थिति बनाना जहां पर उन तत्वों को वो ताकत मिल जाए, लीगलाइज हो जाए, जो नहीं होना चाहिए था, उनको तो बंद रहना चाहिए था? मैं आपका सवाल के जवाब देने के पहले एक बात, जो चैनल्स की बात उठी अभी बिना किसी का नाम लिए, एक बात है कि प्रशंसा कभी सूक्ष्म नहीं होनी चाहिए, और कुछ चैनल्स ने तो ये ठान ली है कि कभी भी प्रशंसा जो है वो सूक्ष्म ना हो, सटल ना हो, थोप के हो। यानी कि मैं अपनी पार्टी का प्रवक्ता रहा हूं, कॉलेज में सेंट स्टीफन से डिबेटर रहा हूं, बात पर वहां जुबान कटती है, वो कहें और सुना करे कोई, ये हालत है। ये नई चीज आई है प्रभा जी। नहीं, लेकिन पवन वर्मा जी एक बात बताइए, आप चैनल की बात बार बार जो कर रहे हैं, बार बार उसी पे हमको आना, हमको एक बात बता दीजिए, जो चैनल के दूसरे धंधे भी हैं वो क्या करें? उस धंधे को बचाएं या चैनल चलाएं? नहीं, वो उससे जुड़ा हुआ है, जब वो जुड़ा हुआ जब खबर नवीस धंधे में आ जाएगा तो फिर नहीं रहेगा। तो फिर नहीं रहेगा। तो हिंदुस्तान में लाइसेंस उन्हें क्यों दिया जाता है कि आप चैनल चलाइए, अगर उनके दूसरे धंधे हैं तो नहीं देना चाहिए? ये सवाल जो है बहुत ही मौजूद सवाल है, पर इस पर अलग से भी चर्चा हो सकती है। आपका जो नहीं ठीक है, जो मूल सवाल था उसका मैं जवाब देना चाहता हूँ। कुछ ऐसे तबके जरूर हैं जिनको ऐसा लगने लगा है प्रभात जी, जिसके बारे में आपको और मुझको दोनों को चिंतित होना चाहिए। आशुतोष जी तो चिंतित रहते ही हैं। वो ये है कि उनको ऐसा लगने लगा है कि अगर हम कानून को अपने हाथ में ले लें तो हमारे कुछ संरक्षक हैं जो कि हम पर कहने में तो सख्ती अपनाएंगे पर करने में नरमी बरतेंगे, और इससे जो एम्पावरमेंट टू द इलीगल, ये जो एक नया तथ्य, ये जो एक एलिमेंट आ गया है हमारे पूरे सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में, वो गलत है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं यहाँ पे कि एक और धारणा हुई है, आपसे मैं असहमत हूं। इन्होंने शंकराचार्य का जिक्र किया, मैंने आपको पहले भी कहा कि उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि न धर्मो न चर्थो न कामो न मोक्ष, कुछ नहीं है, न धर्म है, न अर्थ है, न काम है, न मोक्ष। उन्होंने, मैंने आज ही लिखा कह दिया, न मंत्रो न तीर्थम, न वेदो न यज्ञ, न मंत्र है न तीर्थ है, न वेद है न यज्ञ है, सिर्फ क्या है? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, चिद आनंद, मैं शिव हूं, मैं शिव हूं। शास्त्रार्थ के जरिए कहा, अपनी बात रखी, पर आज एक और धारणा बन गई है। अगर मैं आपसे असहमत हूं और आपकी बात नहीं मान रहा हूं तो मैं कहीं न कहीं देशद्रोही। मतलब आपके पास एक सिरिंज है जिससे आप हर कोने पर मेरा थोड़ा सा खून निकाल करके देखेंगे कि मेरे में कितनी राष्ट्रभक्ति है या नहीं है। और इसके वजह से क्या हो गया है कि जो ध्रुवीकरण हो गया संवाद में, ब्लैक और व्हाइट,
कि जो उसके बीच का ग्रे है उसका क्या होगा? एक लोकतंत्र में कई तरह की ओपिनियन होती हैं, कई शेड्स ऑफ ओपिनियन होती हैं, उनका क्या होगा? अगर आप सारी चीजों को इन दोनों विभाजन में कर देंगे कि देशभक्त या देशद्रोह, यह बड़ी समस्या हो गई है। एक मिनट, नीतीश कुमार जब तक लालू के साथ थे तब तक देशद्रोही थे, और इधर आ गए तो देशभक्त हो गए क्या? मैंने कुछ ऐसा भाव भी है आपके जहन में? नहीं, देखिए, राजनीति में तो ये बदलाव बहुत आसानी से हो जाता है। पर मैं केवल पॉलिटिकल इक्वेशन से हट करके बात कर रहा हूं कि समा और माहौल क्या बनता चला जा रहा है। ठीक है। और इस समा और माहौल को अगर अभी चुनौती आप नहीं देंगे तो बढ़ करके ये कहां पहुंचेगा, इससे खास तौर से जो युवा तबका है उसको ये चुनौती लेकर के चलना होगा। When your nationalism is being doubted at every step, मैंने किसी चैनल को कहा कि मैं मरते दम तक राष्ट्रगान जब बजेगा खड़ा होऊंगा। तो जयपुर की एक म्युनिसिपैलिटी ने कह दिया कि साहब शुरुआत भी राष्ट्रगान से होगी और वंदे मातरम से खत्म होगी, अच्छी बात है। पर अब एक कॉम्पिटिटिव नेशनलिज्म हो जाती है। कोई और म्युनिसिपैलिटी कहेगी जब भी आप फाइल क्लियर करें तो हम सामूहिक ढंग से खड़े होकर के कहेंगे जय हिंद। और जब हम कोई अपना काम जो रोजाना करते हैं उसको सफलता से करें तो सब लोग साथ मिलकर कहेंगे भारत माता की जय। तो कहां पर रुकेगी ये बात? इसमें मेरी आजादी पर सीमाएं लग रही हैं, क्योंकि मेरी देशभक्ति कम नहीं है, पर उस देशभक्ति की परिभाषा आप दे रहे हैं, और आप कौन होते हैं देने वाले?